तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमो फोरम। तो आज हम लोगों के सब्सक्राइबर ने एक बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पूछा है, जो कि है राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के एक बड़े पत्रकार है, जो कि ऑन टीवी में एक डिबेट में उन्होंने कहा है पीओके पाकिस्तान को दे देना चाहिए, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए। मतलब यहाँ किस हद तक ये जो बात है किस हद तक सही है? देखिए, राजदीप सरदेसाई जो है भारत के पत्रकारों के लिस्ट में वो एक ऐसे पत्रकार हैं जो सभी का सर दर्द बन के बैठे हुए हैं। जी हाँ, उनका जो भी बयान आया है ज्यादातर मोदी विरोधी रहा है। पाकिस्तान के समर्थन में उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। टीवी डिबेट में उन्होंने यह बात कही थी, लगभग शायद 22 तारीख का ये डेट है। लेकिन इनका जो ये न्यूज है ये लगभग ये अभी जो है रिसेंट में जो है सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हुआ, इनका जो ये वीडियो क्लिप। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि राजदीप सरदेसाई का इतिहास रहा है, आज से नहीं, वो डेकेड से न्यूज इंडस्ट्री में है और एक प्रोपोगेंडा हमेशा से वो चलाते आए। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से। इनका ये पहला बात नहीं है, वो आज नहीं है। नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री हो, तीसरा अटेम्प्ट है उनका, लेकिन राजदीप सरदेसाई जो है उनके हमेशा से घोर विरोधी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं। लाल विचारधारा जो है, कम्युनिस्ट विचारधारा जो है, उनके वो समर्थक रहे हैं। क्योंकि उनका जो ये बात है कि पीओके को पाकिस्तान को दे देना चाहिए जिससे कि जो है जंग खत्म हो जाएगा। अरे, पाकिस्तान ने ये जंग शुरू किया है, इंडिया ने नहीं किया है। इस बार भी देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ था इंडिया ने नहीं किया था, टूरिस्ट वहां पर गए थे घूमने के लिए और टूरिस्ट पे जो है वहां पर अटैक हुआ है। ये भी किया था धर्म पूछ के जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, धर्म पूछ के जो है हम पर अटैक किया गया। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब कि ऐसे ही धर्म पूछ के मारा गया है, और प्लस ये भी कहा था कि जो है आप जाइए और मोदी को बता दीजिए। उसके बाद भारत ने जो है पाकिस्तान पे हमला किया। यहां जो टेररिस्ट है वो पीओके को कब्जा रहा है, और सिर्फ टेररिस्ट जो है आपका पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है सिर्फ और सिर्फ आपका पीओके नहीं, जो नक्सल है, मतलब कि जो आप देखेंगे मऊवादी जिसको बोलते हैं, एक है आतंकवादी, एक है मऊवादी। आप मऊवादी की बात करें तो मऊवादी जो है वो भारत के अंदर में है और जंगलों में रहते हैं। छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, इन सब के, झारखंड हुआ, इन सब के जंगलों में मऊवादी है, और वो भी लेकिन आतंक फैलाते हैं, अपने आप को मऊवादी बताते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के रखते हैं, लाल गमछा पहनते हैं गले में, और लोगों को बताते हैं कि वो इंसाफ के मसीहा हैं, और एक्चुअल में वो क्या करते हैं, लोगों का शोषण ही करते हैं। तो राजदीप सरदेसाई जो है ये इनके शहंशाह हैं, इनके ये जो विचारधारा लोग हैं उनके ये काफी ज्यादा हितैषी है। और पीओके को दे देना पाकिस्तान में, पाकिस्तान को जिससे कि जंग खत्म हो जाए, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए, देश की इतनी सारी जनताएं हैं, आर्मी है, वो सब के सब जो है इस बात को उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, पीओके के लिए। और आप बोल रहे हो कि पीओके जो है देना चाहिए पाकिस्तान में, ये खुद में एक देश द्रोह जैसा भाव लगता है। आप देखिएगा, एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी मल्होत्रा, क्या तो नाम था उसका, वो मल्होत्रा जो है पाकिस्तान जाती है, वहां पर जाकर जिप प्लस सिक्योरिटी में होटल में जाती है, खाना खाती है, बढ़िया खाना खाती है, कहती है पाकिस्तान में मेरा शादी करवा दो। इंडिया में आती है, मंदिरों का टूर करती है, वीडियो बनाती है, और सेंसिटिव वीडियो जो है वो पाकिस्तान को देती है। अभी जरा सोचिए कि किस प्रकार से घटना घट सकती थी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप वहां जा रहे हो ब्लॉगर बोल के, एक बड़ा चैनल है आपका, देश है, और ट्रैवलिंग करने के लिए आपको फंडिंग भी मिल रहा है पाकिस्तान से। आप घूम रहे हो, मंदिरों का फोटो ले रहे हो, आप मंदिरों का फोटो के साथ साथ आप जो है सिक्योरिटी का भी फोटो ले रहे हो। कोई पूछ रहा है तो आप बोल रहे हो ब्लॉगिंग के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन वो सारा ब्लॉगिंग में जो है आप उतना ही आइटम दे रहे हो जितना कि जो है क्या बोलता है चाहिए आपको, लेकिन जो मेन सेंसिटिव मुद्दा है वो पाकिस्तान को देते हो, जिससे कि पाकिस्तान वहां पे टेररिस्ट अटैक कर सके।
तो आप समझ सकते हो कि कितना जो है हरकतें था। और इस टाइप के लोगों को जो है राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो है उनको बचाते हैं। तो पाकिस्तान का प्रेम राजदीप सरदेसाई का पुराना है, आज का नहीं है। कांग्रेस में भी आया सरकार तो कांग्रेस भी पीएफओ को देने की बात नहीं करता। आप मोदी विरोधी हो सकते हो, भारतीय जनता पार्टी विरोधी हो सकते हो, लेकिन आप देश विरोधी कैसे हो गए? आपका जो दल है, कोई भी राजनीतिक दल जो है अभी तक ये नहीं कहा है कि आप पीएफओ को दे देंगे, लेकिन राजदीप सरदेसाई भरी टीवी में ये बताते हैं कि उनको दे देना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देशद्रोही जैसा है और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई दल एफआईआर जरूर करेगा। नहीं करना चाहिए तो भी गलत बात है। एक देश का जागरूक जनता के हिसाब से जो है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, भारत सरकार को लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के जो है इसको लेकर एक बयान दिया है ट्विटर पे उन्होंने कि जो है इसके लिए हम जान दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई का बयान पूरी तरह से जो है गलत है और उनको माफी मांगना चाहिए देश से। और पुलवामा अटैक के बाद एक केक बांटने वाला भी न्यूज सामने आ रहा है। हाँ, पुलवामा अटैक जब हुआ था उस समय हमने देखा था कि आर्मियों के ऊपर जो है आर्मियों का पूरा जो है जो काफिला जा रहा था उसको उड़ा दिया गया था और पुलवामा के बाद ही जो है एयर स्ट्राइक हुआ था। लेकिन इस बार जब पहलगाम का जब अटैक हुआ था, ठीक उसी समय पहलगाम अटैक के बीचों बीच जो है पाकिस्तानी जो एम्बेसी भारत में, वहां पर केक ले जाया गया। एक तरफ वहां पर पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए थे वो यहाँ पर आतंकवाद फैलाए थे और ये लोग केक खा रहे। आपको मैं एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति केक लेकर जा रहा था पाकिस्तानी एम्बेसी में, पाकिस्तानी था वो खुद भी, उसका जो है तस्वीर सोशल मीडिया में काफी जोर शोर से वायरल हुआ था। ये मल्होत्रा के साथ में, ये जो मल्होत्रा है उसका और इसका पाकिस्तान में वो एक दूसरे के साथ पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। तो सोचिए मल्होत्रा जो है ये लेडी कितनी चतुर चालाक है और उसका सोर्स कितने तक है। जो पाकिस्तान के एम्बेसी का जो सरकारी एम्प्लॉय है उसको पाकिस्तान में वो मुलाकात की है। तो किस प्रकार से खतरनाक प्लान था आप जरा विचार कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कि है वर्ड बिल के बाद मुर्शिदाबाद में जब हमला हुआ और वर्ड बिल के बाद ही पहलगाम में भी हमला हुआ। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है अभी, जब आया था तो मुर्शिदाबाद जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बांग्लादेश से वो पूरी तरह से सटा हुआ है मुर्शिदाबाद और लगभग 70% जनसंख्या जो है मुर्शिदाबाद का वो है माइनॉरिटी से ज्यादा, भारत में जो माइनॉरिटी है, और 30% जो है वो आपका हिंदू कम्युनिटी से आता है। और मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट उस समय बिल था, एक्ट था, उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हुआ था और विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो है उन्होंने जो हत्याएं की, जो आगजनी की, जो घर जलाए गए, जो लूटपाट हुआ, ये जग जाए, दुकान जलाया गया। आप देखिएगा, हालांकि बाद में ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि वहां का जो एक टीएमसी काउंसिलर था, टीएमसी काउंसिलर ने ये पूरा मास्टरमाइंड था इसका। ठीक है, यहाँ पे एक भी सवाल आता है कि जहाँ पे ये सब घटना हुआ था एक दिन पहले हिंदू लोगों के घर में ब्लैक कलर का रंग लगाया गया था, ना कि मुसलमानों के घर में। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन जहां तक जो खबर में हमने सुना है, खबरों में देखा है, उसमें ये साफ तो हो गया था कि घर में आग लगाने से पहले जो है वहां का पानी का लाइन को काट दिया गया था और साथ ही में जो है पानी में जहर भी मिला दिया। पानी में जहर मिलाने के बाद मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको, लेकिन जहां तक मुझको पता है पानी की लाइन काट दिया गया था, जिससे कि जो है घर में आग जब लगाया जाए तो इस पे पूरी तरह से पानी ना बुझा जाए। ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसके बिहाफ में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर्सनली मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद एक और चीज आप देखिएगा कि वो जो दंगा हो रहा था, दंगा से एक दिन पहले पार्टी के कुछ लोग वहां पर गए थे, लोकल लीडर जो है वो गए थे और सभी घरों को जो है एक एक करके देखा कि किस घर को क्या है, किसका घर का क्या स्थिति है, कैसा है, ये पूरा स्थिति देखा। उसके बाद जो है ये हमला हुआ, प्रोटेस्ट के नाम पे घर जलाए गए, लूटपाट हुआ, महिलाओं के संग गलत बिहेवियर हुआ, एक पिता पुत्र को घर से निकाल दिया गया, फिर उनकी हत्या की गई। और ये पूरी तरह से जो है
सिर्फ उनका दोष इतना था कि वो जो है माइनॉरिटी नहीं थे, वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं कर रहे थे। और उसी वक्त जो है, उसके कुछ दिन बाद ही जो है पहलगाम का घटना घटा। पहलगाम का घटना और ये घटना जो है एक समान कनेक्टेड है, लगती तो है, लेकिन इसको जरा देखिए आप। पहलगाम का और मुर्शिदाबाद घटना से पहले एक और जगह नागपुर में भी जो है दंगा लगा था। नागपुर में लगभग 100 साल के बाद वहां पर दंगा लगा। इससे पहले नागपुर में कभी दंगा नहीं लगा था। 100 साल पहले जो है दंगा लगा था। उसके बाद ये 100 साल, लगभग 100 साल के बाद जो है दंगा लगा। उसके बाद मुर्शिदाबाद में लगा, उसके बाद पहलगाम में लगा। तो ये तीनों का तीनों राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिलता है। पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे भारत को झकझोर दिया। ओवैसी जो है सबसे ज्यादा इसके विरोध में आए। ओवैसी ने जो है पाकिस्तान को कड़ी चोट पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आपको बताएंगे ओवैसी ने जो ये सब किया है इसके पीछे खुद की भी उनकी कुछ मंशा थी। सोशल मीडिया में जो बातें चल रही थी, ओवैसी का लगभग 3000 करोड़ के आसपास, ये मैं पुख्ता दावा के साथ नहीं कह रहा हूं, जो खबरें चल रही है, हालांकि मेरे पास उसका कोई पेपर नहीं है कि उनके पास 3000 करोड़ है कि 1000 करोड़ है कि 100 रुपए है, मेरे को पता नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही थी कि लगभग उनके पास 3000 करोड़ का वक्त का जो संपत्ति है वो है। उनका घर भी जो है वक्त का ऊपर में है। और इसी बीच में पहलगाम का जब अटैक हुआ तो ओवैसी जी को कहीं लगने लगा कि ये मुद्दा कहीं दब ना जाए, वक्फ अमेंडमेंट का जो मुद्दा है वो दब ना जाए। जो दब जाता है और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वापस नहीं लिया जाता है तो लगभग 3000 करोड़ का उनको नुकसान होगा, सब कुछ छिन जाएगा उसका। तो ऐसा कहा जा रहा है, इसी वजह से ओवैसी जो है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ललकारने का काम कर रहे थे। उनका कहना है, उनका कुछ लोगों का कहना है कि पहलगाम का घटना जो सच में संवेदनशील है, गलत है, यदि वो नहीं होता तो शायद ओवैसी को जो है इससे काफी लाभ होता है। लेकिन ये पूरी तरह से जो सोशल मीडिया में जो बातें चल रही है वो बता रहे हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वर्क बोर्ड का जो एक्ट है वो लागू हुआ था, ये सिर्फ इंडिया में लागू हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर देखा जाए वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है हम लोग का वर्क बोर्ड। तो ये अगर इंडिया में लागू हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मुस्लिम है इसका विरोध कहाँ कर रहे, जबकि उनके देश में वर्क बिल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। उनका देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, या इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके इंडिया को अंदर से खोखला बनाना चाहते हैं वर्क एक्ट को यूज करके। जी बिल्कुल, वर्क एक्ट को यूज करके। जी बिल्कुल। देखिए वक्फ के पास जो है भारत का सबसे ज्यादा संपत्ति है और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी है, पैसा तो बहुत है उसके पास। लेकिन रेवेन्यू जहाँ पे देखा जाए रेवेन्यू बहुत ही कम है, जबकि 3000 प्लस करोड़ का वो संपत्ति है, लेकिन उसमें से जो रेवेन्यू आता है वो ओनली 160 करोड़ का आता है। देखिए जिन नेताओं के पास वो संपत्ति है, कुछ लोग तो उनको अपना कब्जा में लेकर बिक्री भी करते हैं। पर्सनल लेवल पे उनका काफी ज्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। पर्सनल लेवल में जब प्रॉफिट होता है तो उनका जो नेटवर्क है काफी स्ट्रांग है। जैसे कि देहरादून में कोई व्यक्ति है और त्रिपुरा में कुछ घटना घटा, तो देहरादून से त्रिपुरा के बीच का जो कनेक्टिविटी है उन लोगों का इतना स्ट्रांग नेटवर्क है। त्रिपुरा में कुछ भी घटना घटेगा देहरादून में आपको उसका आवाज सुनने को मिलेगा। नागपुर में कुछ घटना सुनेगा तो केरल में जो है उसका प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। ये जो एक बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क कहीं ना कहीं इधर से जुड़ता है। और वक्फ का जो ये है, जैसे कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था उसमें बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ था, उसमें पूर्वी पाकिस्तान और ये जो आज का जो पाकिस्तान है वो है, ये दो पाकिस्तान एक साथ ही था। और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत, तो यहां से जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए उतना जमीन छोड़ के, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यहाँ के जो जमीन है उसको वक्फ के नाम पे कर दिया। इतना बढ़ता गया, उसके बाद और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए, हालांकि इसको हम नहीं जाएंगे। तो वहां के जो मुसलमान है पाकिस्तान के बांग्लादेश के, दो चीज वो हमेशा से अस्थिरता लाने का प्रयास हमेशा से करते आए हैं। कहां पर? इंडिया में। क्योंकि आप यदि इकोनॉमी इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा भारत का, तो एक तरफ आता है चाइना, एक तरफ आता है पाकिस्तान, एक तरफ आता है बांग्लादेश। और इन तीनों कंट्री के जो सर दर्द है वो है भारत। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और चाइना का सब्स्टिट्यूट है आपका भारत, क्योंकि चाइना में भी लेबर बहुत सस्ता मिलता है।
यदि अमेरिका हुआ या विदेशी कंपनी हुआ जिसको फैक्ट्री लगाना हो तो चाइना में लगा सकता है। मैन पावर उनके पास जगह भी है, सस्ता लेबर भी है। तो इंडिया जो है उसका ऑप्शन है, यदि वहां नहीं लगाएगा तो कहां लगाएगा? इंडिया में। ये चाइना के माथे पर थ्रेट रहता है। तो चाइना हमेशा भारत जो है उथल पुथल होता रहे। उथल पुथल तो होगा तो क्या होगा, विदेशी इन्वेस्टर जो है यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाए। पाकिस्तान जो है हमेशा से भारत का विरोध करता आया है। बांग्लादेश पहले इंडिया का समर्थन करता था, लेकिन जब से उसका जो नया गवर्नमेंट बना है वो हमेशा से जो है भारत का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान का हितैषी रहा है। अभी देखिए युद्ध यदि छूटता है इंडिया और चाइना का, चाइना ऊपर से मारेगा, पाकिस्तान उसके समर्थन में आएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान के समर्थन में आएगा। तो 3 फ्रंट पे जो है भारत पे अटैक हो रहा है। अब इसी बीच में भारत के अंदर जो कुछ स्लीपर सेल है इनके, ये वक्फ अमेंडमेंट या वक्फ जो संपत्ति होल्ड करते हैं, या फिर कोई जो इस्लामिक मतलब की जो टेररिस्ट है जो यहाँ पर आईएसआई हुआ या फिर इस तरह का जो भी संगठन है जो अंदर में सक्रिय हिसाब से काम कर रहे हैं। मणिपुर में 100 से ज्यादा आईएसआई के संगठन पाए गए और वो संगठन सौंदर्यस्थली में भी होने का चांसेस है, जो कि हम लोग से बहुत ही ज्यादा पास। अगर आप देखें सौंदर्यस्थली का पूरा स्ट्रक्चर, वो सौंदर्यस्थली जगह बांग्लादेश के बॉर्डर से ओनली 70 किलोमीटर के अंदर है और वो जो पूरी तरीके से वो अनोनिमस जगह है। उसके अंदर किसी को बाहर के नेता वगैरह या आदमी लोगों को ज्यादा मतलब अलाउ नहीं करते किसी का। बिकॉज कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए, 1 से 1.5 महीने पहले, तो वहां पे एक नेता गए थे कांग्रेस का, सॉरी कांग्रेस नहीं, सीपीएम का एक नेता गए थे जिनको किसने नहीं दिया गया था। तो सौंदर्यस्थली को लेकर आपको क्या लगता है, क्या सौंदर्यस्थली अभी भी शांत है, उसके पीछे और भी आईएसआई का हाथ है? सौंदर्यस्थली में जो कुछ दिन पहले जो पश्चिम बंगाल में जो एक न्यूज आया था जिसने पूरे भारत को झंझोड़ दिया था, वहां पे एक जो है टीएमसी का जो बड़ा नेता था, वो महिलाओं का संरक्षण काम करता था, उसके लेकर काफी टीवी में चर्चा हुई, वो बात नहीं है। लेकिन सौंदर्यस्थली का जो डेमोग्राफी है पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है और इसी से आप पता लगा सकते हो किस प्रकार से घटना घटी है। वहां का कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाया, कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं था, इतना दिन होने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाए। तो कहीं ना कहीं आप जो बातें बता रहे हो पूरी तरह सही लगता है। क्या अभी भी सौंदर्यस्थली में एनर्जी लाना चाहिए? देखिए अभी जो है चुनाव आने वाले हैं, लगभग 8-9 महीना बचा है पश्चिम बंगाल में चुनाव का, और ऐसे में यह बात हम यदि चर्चा करें कि अभी आएगा कि नहीं आएगा, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि राज्य सरकार का पुलिस यदि इसको नहीं संभाल पाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी मदद करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स पहुंचाएगा। लेकिन जो तो अभी चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगी दीदी, जिससे कि उनके राजनीतिक पे इफेक्ट पड़े। एक बात है जो मुर्शिदाबाद में सोशल मीडिया पे एक लड़का है, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो अपलोड किया था, लाइव किया था, तब जाके वो ला रहा था, वो बोल रहा था कि पुलिस हम लोगों को कुछ नहीं करे, पुलिस सामने खड़ा हुआ था, जो कि लाइव में साफ दिया गया। तो जब पुलिस कनेक्टेड है, पुलिस चलता है प्रशासन नहीं, पुलिस जो है प्रशासन जो है चलता है राजनीतिक नेताओं से। राजनीतिक वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, नेताजी यदि उनका समर्थन नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो मुर्शिदाबाद में घटना हुआ था, ये डायरेक्ट वहाँ पे रूलिंग पार्टी की, ये डायरेक्ट देखो टीएमसी के नेता तो खुद इसमें संलिप्त पाए गए हैं। ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कमेटी बनाया था, 3 लोगों का कमेटी, 3 लोगों का कमेटी का क्या काम था, ये जो घटना घटा है मुर्शिदाबाद में उसका जानकारी लेना, और जानकारी में यह साफ पता चला कि टीएमसी के जो है नेता थे, इसमें काउंसिलर थे वहां के, जीते हुए काउंसिलर। और एक बात बता दूं पहले से, मुर्शिदाबाद क्या देखकर कुछ दिन बाद ही बहुत उग्रवादी या बहुत जिहादी लोग थे जो कोलकाता पे अटैक करने का ट्राई करते, जिनको रोक दिया गया, और बांग्लादेश से भी थ्रेट आ रहा था कि एक दिन में कलकत्ता ले लेंगे। तो अगर देखा जाए बांग्लादेश और ये जो जिहादी है,
इन लोगों का मेन टारगेट कोलकाता हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट पश्चिम बंगाल हो सकता है, पूरी कोलकाता, पूरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का एक मंशा रहा है। यहाँ पर अब जो है संख्या इनका ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर था, उस प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश को भी कब्जा करें।